तो आसाम में चुनाव जीतने की स्थिति है। जो सूचनाएं मिल रही है उसमें अब स्पष्ट है कि वहां कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में पहले भी कहा है, उसे जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसे कार्य शुरू करना चाहिए। वो कानून तो सीधा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और इसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें यदि भारत सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ मॉडल अपना सकती है। आप ऐसे बहुत कम मुख्यमंत्रियों में से होंगे जिन्हें चुनाव के चलते एक अन्य राज्य का दायित्व सौंपा गया है। आसाम में आप गए, आपकी टीम वहां पे रही है, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पे आपकी क्या कार्यप्रणाली रही है, जो वहां पे इस वक्त राजनीतिक माहौल है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और कांग्रेस और उनके एलाइज की जो चांसेस हैं उनके बारे में उनको आप कैसे रेट करते हैं? देखिए, आसाम में मुझे ऑब्जर्वर बना के भेजा गया और राहुल जी से लंबी बात हुई और उसमें जाके किस प्रकार से काम करना है ये निर्देश भी उन्होंने दिया। और वहाँ स्थानीय जो हमारे प्रादेशिक जो नेता हैं उनसे रायशुमारी करके, वहाँ के जो प्रभारी है उनसे भी बातचीत करके हम लोग एक रणनीति बनाया, उसमें काम करना शुरू किया। आसाम में कांग्रेस बहुत मजबूत है, ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूत है और इस कारण से वहां के वर्कर ने जी तोड़ मेहनत की और हम लोगों ने जो कार्यक्रम लिया उसको हाथों हाथ लिया। हमारे साथियों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य रहा है और अब जो स्थिति है वो आसाम में चुनाव जीतने की स्थिति है। जो सूचनाएं मिल रही है उसमें अब स्पष्ट है कि वहां कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। देखिए, हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन हम लोग करते हैं। आसाम की जिम्मेदारी राहुल जी ने और सोनिया जी ने मुझे दी और उसका कार्यक्रम को हम लोग अंजाम दिए। जो हमारे पुरखे के जो सपने हैं छत्तीसगढ़ का, उसे हम सबको पूरा करना है और इसलिए बहुत काम करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में है। मेरी भूमिका जो है, जहां तक मेरी भूमिका है, छत्तीसगढ़ तक ही सीमित मैं रहना चाहता हूं। और नेतृत्व जहां तक की बात है तो नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में पहले भी कहा है, उसे जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसे कार्य शुरू करना चाहिए। पूरे देश के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि राहुल जी जल्दी से जल्दी इस पद को संभाले और उसके नेतृत्व में सब काम करें। लेकिन सर, ऐसा भी है कि आपने खबरों में पढ़ा होगा, पार्टी में भी सुना होगा कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस की जिन्होंने राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व की हाल ही में आलोचना की है। इस विवाद पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक के चुनौती मिलने की बात है तो इंदिरा जी को भी चुनौती मिली थी, सोनिया जी को भी चुनौती मिली थी, लेकिन वैसी चुनौती राहुल जी को नहीं मिली है। उसके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। राहुल जी ने खुद अपने नैतिकता, उसमें नैतिकता है और इसी कारण से उन्होंने नैतिकता के नाते लोकसभा के हार की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि अलग से अध्यक्ष पार्टी चुन ले। लेकिन पूरे देश के जो कार्यकर्ता है राहुल जी के प्रति आस्था व्यक्त कर चुके हैं और मैं पहले भी कर चुका हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव हो चुका है कि अब चूंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है कि सीडब्ल्यूसी ने तय कर लिया है, तो ऐसे में राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं ही प्रस्ताव रखा कि उनको ये पद संभालना चाहिए। तो जो दूसरे लोग यदि कुछ कह रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। वो लोग भी कहते हैं कि राहुल जी को जल्दी ये पद संभाल लेना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी एक तरफा उन्होंने 3 कानून लाए जिससे देश के किसान स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मंडी उससे प्रभावित होगा, मंडी में खरीदी नहीं हो रहा है। दूसरा, फिर वो कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती होगी। ये 2 कानून तो सीधा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और इसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें यदि भारत सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ मॉडल अपना सकती है। छत्तीसगढ़ में
हम हमने सोसाइटी बनाई है, लगभग 2300 सोसाइटी के माध्यम से हम किसानों के उत्पाद को खरीदते हैं। और उसमें हमने, अभी मैंने पहले बताया कि 92 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदा और उस समर्थन मूल्य में खरीदा। तो यही मांग तो जो दिल्ली में 130 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो मांग रहे हैं कि उनके उपज को समर्थन मूल्य खरीद लिया जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ हम उसे सहायता दे रहे हैं, जिसे भारत सरकार रोक लगा रही है, अभी भी रोक लगा रही है, हमको हतोत्साहित कर रही है कि आपने इसको 10,000 रुपये दिया है, इस कारण से आपका चावल नहीं खरीदेंगे। 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति बनी थी, अब केवल 24 लाख मीट्रिक टन ही हमको एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति दी है। तो ये लगातार किसान विरोधी, जहां हम लोग मदद भी किसानों को सहायता दे रहे हैं, वहां भी हमको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही भारत सरकार। वहां तो अब ये है कि मंडी के भरोसे रहेंगे। तो आज क्या स्थिति है, गेहूं 4-4 दिन से मंडी में पड़े, खरीदार नहीं है। यदि सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो किसानी तो खेती किसानी चौपट हो जाएगा। अब उसके उत्पादन कर दिया तो उसकी सजा किसान को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इस अनाज से हम दूसरे और क्या कर सकते हैं कि इसे वैल्यू एडिशन किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो। जैसे मैंने सुझाव दिया भारत सरकार को, हमारे पास सरप्लस पैडी है, उसका यदि बायोइथेनॉल बनाने की हमको अनुमति दी जाए, ये मैं 2 साल से कह रहा हूं, लेकिन हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं और हम अनाज भी सड़ रहा है और बायोइथेनॉल नहीं बन रहा है। यदि बायोइथेनॉल बन जाए तो हमारे फॉरेन करेंसी भी बचेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को दाम मिलेगा, लेकिन इस बात को मानने के तैयार नहीं। तीसरा उसमें कानून जो है वो है कि भारत सरकार ने जो तीसरा कानून जो पास किया है वो 1955 का वो कानून जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो उसको समाप्त कर दिया है। मतलब अब कोई भी व्यापारी या कोई व्यक्ति कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जमाखोरी बढ़ेगी। जमाखोरी बढ़ेगी तो इससे होगा कि अनाज की कीमत में किसानों को तो दाम नहीं मिलेगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को महंगे दर पे अनाज खरीदने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये दूरगामी इसका परिणाम है, किसानों को नुकसान। किसान जो लड़ रहे हैं केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने हित के साथ साथ देश के 135 करोड़ लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है, खासकर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आज छत्तीसगढ़ में हमने किया कि जब मैंने सत्ता संभाली तो इसमें 41.5% जो बच्चे हैं वो कुपोषित थे, 37.7% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। और हमने अभियान चलाया पिछले साल, गांधी जी के 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी शुरुआत की। और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 90,000 बच्चे कुपोषण से हमने बाहर निकाला। वहीं 20,000 जो महिलाएं हैं, जो 14 साल से 49 साल की जो महिलाएं हैं, उसे एनीमिया से बाहर हमने निकाला। मलेरिया अभियान भी हमने चलाया, जिसको मैंने पहले बताया कि पहले 1000 में 8 लोग मलेरिया परजीवी से प्रभावित होते थे, अब 1.17 रह गया है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में भी शिक्षा मिले, इसलिए हम लोगों ने जितने डीएमएफ की राशि है उसे ज्यादा से ज्यादा लगाया है। और इस 52 हमने अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। इस साल 119 स्कूल हमने शुरू करने जा रहे हैं, ताकि इसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो एक उम्र के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, मिडिल स्कूल पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसे जगह में उन स्थानों पर भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम लोग खोल रहे हैं, ताकि हमारे बच्चियों को अवसर मिले। रोजगार के दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। इसमें जैसे दंतेवाड़ा में जो रेडीमेड गारमेंट है, वैल्यू एडिशन के लिए जितने भी लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन हम लोग करा रहे हैं, उस सेंटरों में महिलाओं को प्रशिक्षित करके वो सारे प्रोसेसिंग प्लांट में उन लोगों को अवसर दे रहे हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से ट्रेनिंग दे के, कोई अगरबत्ती बनाने के,
दिया बनाने के, अभी गोबर गोधन न्याय योजना के माध्यम से हम लोग जो शुरुआत की, उसमें हजारों जो महिलाएं हैं वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं और बहुत सारी गतिविधि संचालित कर रहे हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हम लोग लगातार, आर्थिक रूप से मजबूती कैसे वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। हमारे 56% भूभाग में ही मैदानी हिस्सा है, बचत में 44% जंगल है, जंगल है हमारी जमीन में। दूसरा यह है कि सिंचाई, वास्तविक सिंचाई वो केवल 20% है। और ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो लघु वनोपज पे वो निर्भर हैं। इस साल हमने 7 जो लघु वनोपज पहले खरीदा जाता था, इस साल हम 52 लघु वनोपज खरीद रहे हैं, समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी पूरे देश के 72.5% लघु वनोपज है पूरे देश का, वो छत्तीसगढ़ में खरीदा गया है। दूसरी बात यह है कि इनके आय में वृद्धि करने के लिए 2500 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता अब तुड़ाई शुरू होने वाला उसका था, हमारी सरकार ने उसे 4000 प्रति मानक बोरा कर दिया। तीसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों में लोगों को कैसे रोजगार मिले, तो उसे वैल्यू एडिशन, जितने भी लघु वनोपज संग्रहित करते हैं उसे, उसका वैल्यू एडिशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट, लगभग 144 फूड प्रोसेसिंग प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, जिससे लोगों के आय में वृद्धि भी होगी और रोजगार भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी करना हम लोगों को, और इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, उसको संतुलित करते हुए हमको उद्योग भी लगाने हैं। इस साल 100 से ऊपर हमने एमयू किया है और लगभग 50,000 करोड़ इससे हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट होगा और लगभग उसमें 60,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से लोगों को रोजगार भी मिले, औद्योगिक विकास भी हो और पर्यावरण संतुलन भी रहे, ये हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, इन 2.5 सालों में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, इस समय गोधन न्याय योजना हमने लागू की, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा दिया, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों को 35 किलो चावल हमने सभी परिवारों को दिया, सभी को आधार से लिंक किया। आदिवासी क्षेत्र में 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा किया। वहीं जो यूपीए की सरकार के समय में व्यक्तिगत दावे के पट्टे दिए जा रहे थे, अधिमान्यता पत्र, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट तहत, उनको हमने फिर से रिव्यू किया और सबको देना शुरू किया। सामुदायिक दावे में तो लगभग 25 लाख एकड़ जमीन हमने आदिवासियों को दिया। उसे और आगे बढ़ाने के साथ साथ वो वहां जो लाख उत्पादन होता है उसे भी कृषि का दर्जा हम दे रहे हैं। मछली उत्पादन, मछली जो खेती कर रहे हैं उसको भी हम कृषि का दर्जा दे रहे हैं, ताकि मछली पालन भी तेजी से बढ़े, लाख उत्पादन भी हमारे यहाँ बढ़े, लघु वनोपज का भी वैल्यू एडिशन हो। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न कैसे छत्तीसगढ़ में हो, क्योंकि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो हम तेजी से जो राष्ट्रीय मानक है जो 22% है, उस मानक को छूना चाहते हैं, उससे ऊपर आना चाहते हैं कि हमारे लोग भी संपन्न हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में।